हेलो दोस्तों, आप सभी का दीना पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बीए पूनम सेकेंड ईयर ह्यूमन राइट्स का लेसन 20, भारत की पर्यावरण नीति, इन्वायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया। दोस्तों, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम दो तरीके से इंपॉर्टेंट मान रहे हैं दोस्तों। एक तो ये कि अगर आप बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर में ह्यूमन राइट्स है आपके पास तो, और या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है तो उसमें अक्सर भारत की पर्यावरण नीति, इन्वायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। ठीक है, कि भारत के अंदर में जल संरक्षण के लिए क्या नीति बनाए गए हैं, जल प्रदूषण को कम करने के लिए किस प्रकार की नीति है, ठीक है, पर्यावरण जैव विविधता को बनाए रखने के लिए किस प्रकार की नीति है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस टाइम पे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, नेट हो, ठीक है, तो इनमें भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं भारतीय पर्यावरण से रिलेटेड। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन, डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी हमसे जुड़कर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, पीछे की जो हमने पढ़ा था, पार्ट 1 में जो हमने पढ़ा उसको रिकैप करते हैं। रिकैप करने से ये होगा दोस्तों, हमारे पीछे वाला सारा एक तरह से रिमाइंड हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, और हम कनेक्ट कर पाएंगे चैप्टर्स को। दोस्तों, ये 20 लेसन है। इससे पहले की टोटल 90 लेसन की वीडियो आ चुकी हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देखें, क्योंकि दोस्तों रिक्वेस्ट ये है देखने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो ह्यूमन राइट्स का सब्जेक्ट है वो कुछ ज़्यादा लेंथी है। ठीक है, अगर अभी पीछे का आप नहीं देखोगे, पीछे के चैप्टर क्लियर नहीं होंगे तो आगे नहीं जा पाओगे, आगे का नहीं कर पाओगे, क्योंकि सारे लेसन एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया कि भारत का जो पर्यावरण का इतिहास है वो बहुत पुराना है। क्यों हम पुराना क्यों कहते हैं? क्योंकि मतलब ना, इसको पुराने काल से ही, जब मतलब आरंभिक जो सदी मानी जाती है, चाहे हड़प्पा सभ्यता को लेकर देखो, चाहे मौर्य काल को देखो, चाहे किसी भी काल को लेकर देखोगे, तो वहाँ पे प्राकृतिक को पूजा जाता है, मतलब उसको वर्शिप की जाती है, उसकी पूजा पाठ की जाती है। ठीक है, भगवान की तरह माना जाता है। उसमें तुलसी, बरगद, आम, पीपल के पेड़ों को पूजा की जाती है, जिसके कारण से हम इसको एक तरह से भगवान के तौर पे मानते हैं। भारत के अंदर में इतिहास कुछ इस तरह का चलता है। ठीक है, पर आज के समय में क्या है, पर्यावरण धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हम पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं। कारण, पहला कारण क्या आता है? पश्चिमी सभ्यता का असर। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता के कारण हम कई तरह की चीजें ऐसे करने लग गए हैं जिसके कारण से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, हमारी जनसंख्या में एक तरह का बम विस्फोट होना। ठीक है, पहले जनसंख्या हमारी कम थी जिसके कारण से हमें कम जगह की जरूरत थी, पर आज हमें जनसंख्या ज्यादा है, उसके कारण से ज़्यादा जगह की जरूरत है। तो जनसंख्या, बढ़ते जनसंख्या के कारण भी पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। साथ साथ बढ़ते पॉल्यूशन, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो उसकी तरफ से हम गंदगी भी कर रहे हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का विस्तार हम कर रहे हैं, वैश्वीकरण का उपयोग कर रहे हैं, तो इन सब के कारण भी पर्यावरण का कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। साथ साथ औद्योगिकरण दोस्तों, औद्योगिकरण मतलब जो हम इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां लगा रहे हैं, तो उनके जो कचरा है उनका किसी तरह से प्रदूषण का निपटारा नहीं कर पाते, उनके लिए एक सही कानून का हमारे पास नहीं है। इसके कारण भी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, पर्यावरण उतना ही इंपॉर्टेंट है सभी व्यक्तियों के लिए जितना आज के समय में सांस लेना। ठीक है, आप सांस लिए बगैर 2 मिनट के लिए जिंदा रह सकते हो, ऐसा मान के चलो, पर अगर आपके पास पीने का पानी ना हो और भी चीजें ना हो तो आप जिंदा रहना मुश्किल है, नहीं, नामुमकिन है। और सांस लेने के लिए भी पर्यावरण की जरूरत पड़ने वाली पड़ती है दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में जनरेट करके सांस ले सकते हो या कुछ और, तो उसके लिए भी जो वायु का इस्तेमाल करोगे उसके लिए भी पर्यावरण की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बेस हो गया आपका पीछे के चैप्टर का। हमने पीछे के चैप्टर में देखा कि भारत की जो पर्यावरण नीति थी वो स्वतंत्रता के बाद से देखते हैं। स्वतंत्रता से पहले हम क्या देखते हैं कि यार हम 200 सालों तक तो अंग्रेजों के गुलाम रहे। ठीक है, तो उस समय हमारी कोई नीति नहीं थी, और थी भी तो हमारी नीति वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई नीति थी, उसी को हम फॉलो कर रहे थे। स्वतंत्रता के बाद जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है, 1950 को संविधान लागू किया जाता है, तो संविधान के अंदर में कहीं पे भी पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं डाला गया। ठीक है, कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं बनाया गया, कोई भी मुद्दा नहीं था। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय उतना बड़े स्तर पर पर्यावरण को लेकर जागरूकता नहीं थी, जन जागरूकता नहीं थी, जन जागृति नहीं जागी थी। ठीक है, लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता था। ठीक है, इवन भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर में भी यही हाल था। जब सन 1972 के अंदर में, 1972 के अंदर में स्कॉटम सम्मेलन होता है, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, जो पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन माना गया। ठीक है, जहां पर 20,000 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने भाग लिया, 182 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग तरह की जो चीज़ें थी उसके अंदर में कई तरह के हस्ताक्षर किए गए, ये सारा कुछ। तो उसके बाद से 1972 के बाद से पूरे विश्व भर के अंदर में पर्यावरण को लेकर जन जागृति फैली। ठीक है, लोगों के अंदर एहसास हुआ कि हमें पर्यावरण को लेकर कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पर्यावरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आज पर्यावरण को हम नहीं बचा रहे तो कल हम नहीं बच सकते। अगर हम ज़्यादा जीना चाहते हैं तो पर्यावरण को हमें बचाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको एक करंट न्यूज़ ही लेके चले तो हम दीपावली के टाइम पे, दिल्ली के अंदर में, दिल्ली लास्ट ईयर क्या हुआ था, दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन गया था। ठीक है, जहां पर सांस लेना भी मुश्किल था।
दिल्ली पूरी तरह से गैस चैम्बर बन चुका था, ठीक है, आंखों में जलन होना, ये सारा पर्यावरण का ही कारण है, क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। और बहुत सारे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली भी एक शहर आता है, ठीक है, नंबर 1 पे आ सकता है कुछ टाइम पे, ठीक है। अभी भले ही कहीं पे भी हो, नंबर 1 पे आने में इसको कोई देर नहीं लगने वाली, जिस तरह के अभी तक कंडीशन है और जिस तरह के हमारा बिहेवियर है पर्यावरण को लेकर, ठीक है। हम थोड़े से भी केयरफुल नहीं है, मैं, आप या कोई और थोड़ा सा भी केयरफुल नहीं है कि पर्यावरण को हम सुरक्षित रख सकें इसके कारण से, ठीक है। तो हमने ये पीछे पढ़ा। साथ साथ दोस्तों अगर हम देखें तो इसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस किया था पीछे के चैप्टर में। क्या डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमने देखा कि भारत की पर्यावरण नीति क्या है, ठीक है। हमने बात किया भारत की पर्यावरण नीति क्या है, किसके संबंध में, जल प्रदूषण के संबंध में, ठीक है, भूमि प्रदूषण के संबंध में, वायु प्रदूषण के संबंध में, ठीक है, वन एवं वन्य जीवों के संबंध में, इन सब चीजों को हमने देखा। तो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन अक्सर पुटअप किए जाते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको करवा दिया था, इसका नेक्स्ट पार्ट में कुछ चीजें छूट गई थी, उसको आज हम करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारत की पर्यावरण नीति क्या है, वन तथा वन्य जीवों के संबंधित कानून को समझाइए, ठीक है, या फिर भूमि प्रदूषण से संबंधित को कानून समझाइए, ठीक है। भूमि प्रदूषण से रिलेटेड भारत की पर्यावरण नीति क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप किए जा सकते हैं। एक से क्वेश्चन बनने की उम्मीद होती है, आशा होती है कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इवन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहने वाली है कि अगर कोई आपका फ्रेंड है जो किसी तरह से मतलब BA प्रोग्राम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर किसी भी ईयर में है, और उसके पास कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है जो उसको नहीं आता है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रही है, तो हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून से। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले के जो भी टॉपिक्स थे हम कर चुके हैं। आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण कानून, नॉइज पॉल्यूशन एक्ट। ये क्या है दोस्तों, जैसे कि बताऊं तो ध्वनि प्रदूषण के लिए भारत के अंदर में कोई भी अलग से कानून की व्यवस्था नहीं की गई। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण का ही एक पार्ट माना जाता है, उसको उसी के अंदर में ऐड किया गया। 1981 अधिनियम 1981 था, 1981 के अंदर में सन 1987 के अंदर में संशोधित किया गया। जो 81 का अधिनियम था उसी को संशोधित करके 1987 में, ठीक है, ध्वनि प्रदूषकों के लिए वायु प्रदूषक की परिभाषा शामिल किया गया। मतलब ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के लिए अलग अलग परिभाषा उसी में शामिल कर दिया गया, एडिट कर दिया गया, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिनियम 1986 को धारा 6 के अधीन में ध्वनि प्रदूषण सहित वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान किया गया। मतलब जो 1986 की धारा 6 थी उसी के तहत ध्वनि प्रदूषण को भी रोकने के लिए, वायु प्रदूषण को भी रोकने के लिए, जल प्रदूषण को भी रोकने के लिए कानूनों का प्रावधान किया गया, ठीक है। नॉर्मली इसी तरह से चलता रहा था। भारत के अंदर में कोई अलग से ध्वनि प्रदूषण के लिए बातें नहीं की गई हैं। अक्सर दोस्तों आपने न्यूज़ में देखा होगा, अजान को लेकर कई बार ध्वनि प्रदूषण का होता है, ठीक है, या फिर अलग अलग तरह से पूजा पाठ, शादी समारोह, विवाह में जो डीजे का यूज़ होता है उसके लिए भी ध्वनि प्रदूषण के लिए आवाज़ उठाया जाता है। कई गैर सरकारी संगठन होते हैं, सरकारी संगठन होते हैं, ठीक है, या फिर कई सारे PIL दायर की जाती है इन सब चीज़ों के लिए कि इस तरह के प्रदूषण हो रहे हैं, इनके लिए इनके खिलाफ कुछ कड़े एक्शन लिए जाएं। इसी को देखते हुए दोस्तों, इसी को देखते हुए ध्वनि प्रदूषकों को आपराधिक श्रेणी में मानते हुए नियंत्रण के लिए, ठीक है, भारतीय दंड संहिता जिसे हम IPC कहते हैं, इंडियन पैनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 268 तथा 290 के तहत, ठीक है, 268 और 290 के तहत का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके अंदर पुलिस को 1900 मतलब ये देखो कहने का मतलब ना, जो भारतीय दंड संहिता है उसके तहत अगर कभी भी ध्वनि प्रदूषण होता है, इस तरह की चीजें होती है, तो 268 290 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। साथ साथ जो पुलिस हैगा, पुलिस के लिए भी एक अधिनियम बनाया गया, अधिनियम 1861, ठीक है, अधिनियम 1861 के अनुसार पुलिस को यह अधिकार दिया गया कि वो कोई भी त्यौहार, उत्सव, ठीक है, गलियों में संगीत नियंत्रण के ऊपर वो कार्रवाई कर सकता है। अक्सर आपने देखा होगा पार्टी में, जो पार्टी समारोह होते हैं, शादी ब्याह जो भी होते हैं, शादी वादी में भी जो पुलिस होते हैं वो जाती है 10 बजे तक के बाद, बंद करवा देती है सारी चीज़ें, क्योंकि 10 बजे के बाद अलाउ नहीं करती वो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। तो पुलिस को भी अधिकार दिया गया, कब, 1961 के अधिनियम के तहत, ठीक है। ये 1961 की अगर हम बात करें तो ये अंग्रेजों के टाइम का ही है, वहाँ से हमने इसको पुटअप किया है, जो कानून है वहाँ से लिया है, ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। तो इस तरह से ध्वनि प्रदूषण की हम बात करते हैं। आगे देखें तो दोस्तों यहाँ पर अगला आता है टॉपिक, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1886। दोस्तों जैसे कि मैं बताऊँ तो ये जो हिंदी में जितने डेट लिखे हैं सारे इसमें गड़बड़ है, ठीक है, डेट यहाँ पे शो नहीं होते इस PDF के अंदर में। ये PDF मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइट पे से ही डाउनलोड करी है, बट जो इंग्लिश में जो भी डेट लिखेंगे वो सही है, पर मैं डेट बोल रहा हूँ तो उसको ध्यान से सुनना जिससे आपका क्लियर हो, ठीक है। और जो भी वीडियोस होती हैं ह्यूमन राइट्स की, पॉलिटिकल की, कोई भी वीडियोस हैं आपके कॉलेज में, ये लेक्चर बेस होती हैं, तो मैं बोलूँगा ही ज़्यादा, तो आपको बस समझना है सही से। अगर कुछ भी पॉइंट मिस होता है तो आप बैक करके जाइए, दोबारा सुनिए, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ,
ठीक है, आगे हम बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है क्या? तो इसका जैसे कि दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे भारत के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में कोई जन जागृति नहीं थी पर्यावरण को लेकर। ये जन जागृति कब हुई? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद, ठीक है। और 1961 जो 72 का स्टॉकहोम सम्मेलन था, उसको हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाने जाते हैं। पर्यावरण का सबसे बड़ा सम्मेलन माना गया। 20,000 से ज़्यादा प्रतिनिधि आए, 182 देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कई तरह के उसमें हस्ताक्षर हुए, संधियों पर हस्ताक्षर किए गए, नियमों को पास किया गया, एक्ट लाए गए, इस तरह की चीज़ें हुई। बांधा गया, एक दूसरे देशों को बांधा गया एक दूसरे से कि हमें इसके लिए वर्क करना है, ठीक है। पार्टिसिपेशन उसमें तय की गई कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, ये सारी चीज़ें उसमें बात करते हैं। उसी के आधार पर हमारे भारत के अंदर में भी मतलब 1986 एक्ट पास किया गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत पर्यावरण को मतलब एक अम्ब्रेला, मतलब एक तरह से विशाल अधिनियम बनाया गया, ठीक है। एक बड़ा अधिनियम, विशाल अधिनियम बनाया गया, क्षत्रिय अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत सारे जो भी पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दे होते थे उसके अंदर में डाला गया, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अम्ब्रेला कहते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला अधिनियम कहते हैं, छाता अधिनियम, जिसके तहत क्षत्रिय अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो भी मुद्दे थे पर्यावरण से रिलेटेड, चाहे जल प्रदूषण के हो, वायु प्रदूषण के हो, ध्वनि प्रदूषण के हो, कोई भी किसी भी तरह के मुद्दे हों पर्यावरण से रिलेटेड, सबको एक के अंदर में डालकर तय किया गया, ठीक है। यह कानून 19 नवंबर 1986 से लागू हो गया था, ठीक है। मतलब 19 नवंबर से इसको लागू कर दिया गया था 1986 से। इसके अंदर में मतलब अगर बात करोगे इस अधिनियम के तहत तो मुख्य जो बिंदुआं आती हैं वो क्या है, किस प्रकार से उद्देश्य क्या है, तो पहला आता है पर्यावरण को सुरक्षा, संरक्षण एवं सुरक्षा करना, ठीक है। मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन का नियमों का क्रियान्वयन करना, जो भी स्टॉकहोम सम्मेलन में नियम बनाए गए उसको लागू करना, मानव प्राणियों, जीवों, पदार्थों, पादपों को संकट से बचाना, ठीक है। जो भी पादप हैं या फिर जीव प्राणी है, मानव प्राणी है, उनको संकट से बचाना, ठीक है। शाश्वत पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य तथा व्यापक विधि का निर्माण करना, पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी व्यापक स्तर पर कार्य किया जा सके उसको करना, ये सारी चीजें तय की गई। दोस्तों ये जो 1986 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था बहुत ज़्यादा व्यापक कानून रहा। इसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने भी कई तरह के मतलब बंटवारे किए गए, कार्य को बंटवारा किया, जिसके तहत केंद्र सरकार ने कई सारे बिंदुओं पे मतलब कार्य करना शुरू किया, जो उनका मुख्य उद्देश्य था क्या था, पर्यावरण गुणात्मक मानक निर्धारित करना, ठीक है। पर्यावरण का एक मानक, गुणात्मक मानक निर्धारित करना, हाँ भाई ये है इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करना। ये क्या होता है कि ऐसे मान लो कोई इंडस्ट्री है जो गलत करे पर्यावरण के साथ, उसको नुकसान पहुंचाए, तो उसको ऊपर बैन लगाना, ये क्या गया। दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने के लिए हानिकारक तत्वों को निपटाना, ये तय किया गया। मतलब कोई भी अगर दुर्घटना होने वाली है तो उसके लिए जो भी हानिकारक तत्व है उसको निपटाना, सुरक्षा के उपाय बताना, ये सारी चीज़ें तय की गई। साथ साथ प्रदूषण के मामलों की जांच करना, शोध करना, ठीक है। प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल निरीक्षण करना, प्रयोगशाला का उपयोग करना, एकत्रित जानकारी को साझा करना, ये सारी चीज़ों को तय किया गया। मतलब जो 1986 का एक्ट था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का, उसके तहत ये सारी चीज़ें तय की गई कि अगर मान लो कहीं पर भी प्रदूषण के मामले आते हैं तो उसके लिए जाँच करना, ठीक है। उसका सैंपल इकट्ठा करना, उसकी जो जानकारी है उसको संशोधित एक साझा करना, ठीक है। और साथ साथ दोस्तों उसके सुरक्षा और तो उसके जो हानिकारक तत्व है उसका निपटारा करने का भी उपाय सोचना, ठीक है। अगर मान लो कोई इंडस्ट्री है, उसके पास किसी तरह का जैविक पदार्थ है, मतलब कचरा है, प्रदूषण के लिए खतरा वाला कचरा है, तो उसका क्या करेगी वो, उसका निपटारा किस प्रकार किया जाए, कैसे किया जाए, उसके लिए भी उपाय सुझाना, ये भी इसका कार्य दिया गया। साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि भारत एक पूरे विश्व के अंदर में 12वें स्थान पर आता है जैव विविधता को लेकर। जैव विविधता होती क्या है, मतलब अलग अलग तरह की जाति प्रजातियों को हम जैव विविधता कहते हैं, चाहे वो जीव जंतुओं की हो, चाहे पादपों की हो, पेड़ पौधों की हो, किसी भी तरह से पौधों की हो, ठीक है। सभी का जैव जो होती है ये सारी जैव विविधता 12वें स्थान पर भारत का नंबर आता है पूरे विश्व के अंदर में, जिसमें 45,000 से ज़्यादा पेड़ हैं भारत के अंदर में। जैव विविधता के अंदर में 81,000 से ज़्यादा पशु पक्षी जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। 7.1% वनस्पति इसके अंदर भारत के अंदर में विश्व के मतलब 7.1 वनस्पति है, जो 7.1 वो भारत के अंदर में है। 6.5 जानवरों की प्रजातियां भारत के अंदर में पाई जाती हैं, ठीक है, पूरे विश्व के स्तर पर। जैव विविधता संरक्षण हेतु सरकार ने 2000 में राष्ट्रीय जैव विविधता संरक्षण क्रियान्वयन किया। पता है 2002 के अंदर में भारत सरकार ने क्या किया, जैव विविधता को बचाने के लिए अलग से एक जैव विविधता संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया गया, मतलब एक क्रियान्वयन किया, संरक्षण अधिनियम का क्रियान्वयन किया, जिसके तहत राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, ठीक है, जिला स्तर पर
इस तरह से ग्राम स्तर पर अलग अलग तरह से जैव विविधता बटे गए। ठीक है, कि ये इसका देखभाल करेगा, वो उसका देखभाल करेगा, ऐसे करके समितियां बनाई गई जिसके तहत जैव विविधता को सही से सुचारू रूप से कार्य किया जा सके। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे जानवर, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे पशु पक्षियां क्या दिन पर दिन अब विलुप्त होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, या फिर वो मर चुके हैं, या फिर उनका शिकार हो चुका है, चाहे उन्हें बेच दिया गया लीगली इलीगली, किसी न किसी तरह से मतलब खत्म होने के कगार पे हैं। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए ही जैव विविधता का शुरुआत की गई। ठीक है, जैव बायोडाइवर्सिटी की शुरुआत की गई, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आगे इसकी बात करो तो इसको केंद्र स्तर, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर पर भी इसको लागू किया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अंदर में अगर प्रमुख बिंदु को अगर देखें कि किस प्रकार से क्या चीज़ें वर्क करता है, तो वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जैव विविधता कानून 2002 केंद्रीय सरकार को नियम दायित्व भी सौंपता है। जो केंद्र सरकार है उसको नियम और दायित्व सौंपता है कि किस तरह से वर्क करेगा। ठीक है, उन परियोजनाओं का पर्यावरणिक प्रभाव को जांचने तथा जैव विविधता को हानि पहुंचाने की आशंका हो, मतलब अगर कोई परियोजना है उनको जांचने का आदेश देता है कि अगर मान लो कोई फर्म मैंने लगाया, कोई इंडस्ट्री है मेरी, कोई कंपनी है, उसके तहत मैं कोई कार्य कर रहा हूँ जिसके तहत पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की उम्मीद है, तो उसके लिए भी उसकी जांच पड़ताल की जा सके, इसके लिए भी ये कार्य करता है। ठीक है, समझ में आता है दोस्तों। जैविक तथा जैविकता से जैव तकनीक से उत्पन्न प्रजातियों के जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रण सुनिश्चित करता है। अगर मान लो किसी तरह से मानव स्वास्थ्य के ऊपर में भी किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ रहा है जैव विविधता का, तो उसको भी देखता है। अगर बहुत सारे पेड़ पौधे आज के समय में खत्म होते जा रहे हैं, जीव जंतु खत्म होते जा रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मानव के ऊपर में भी उसका इंपैक्ट दिखता है, प्रभाव दिखता है, तो उसके ऊपर भी वर्क करता है, स्थानीय लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, रक्षा की बात करता है कि किस तरह से हम पर्यावरण को रक्षा कर सकें, इसके बारे में वो सोचता है। ठीक है, और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम किसी भी चीज़ को हम अकेले नहीं बचा सकते। ठीक है, अगर मान लो हमें पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं अकेले जाऊंगा अकेले बच जाएगा। उसके लिए सभी की भागीदारी होनी चाहिए, समान भागीदारी होनी चाहिए, तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, अन्यथा नहीं। समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय जल नीति 2002 के बारे में हम बात करते हैं, नेशनल वाटर पॉलिसी 2002। इसके तहत दोस्तों जहाँ तक कि इसमें कहा गया कि 21वीं सदी के अंदर में जल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप जीना चाहते हो तो जीने के लिए जल चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे पूरे विश्व के अंदर में, पूरी धरती के ऊपर में जल तो बहुत है, ठीक है, पर पीने मात्र जल बहुत कम है, बहुत कम प्रतिशत में बचा हुआ, और हम उसको अगर सही से उपयोग नहीं करें, सदुपयोग ना करें, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जीवन जीने के लिए, जीवन यापन के लिए जल की बहुत ज़्यादा जरूरत है। समझ में आता है दोस्तों। यहाँ पे कहा जाता है कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई। ठीक है, जो 1 अप्रैल 2002 को राष्ट्रीय जल नीति पारित की गई थी, जिसके तहत यहाँ पे क्या कुछ प्रमुख बिंदु क्या थे, किस प्रकार थे, ये वो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों। इसमें कहा गया कि इसमें आज़ादी की पहली बार नदियों का जल संगठन पर आम सहमति बनी, मतलब नदियों के जल संग्रहण पर आम सहमति बनी। पृथक प्राथमिकता पेयजल की दी गई, सिंचाई, पनबिजली आदि को भी दी गई। ठीक है, मतलब ना पहले ही प्राथमिकता क्या दी गई जल बंटवारे में, कि पहले पीने का पानी, फिर उसके बाद सिंचाई, पनबिजली, जो हम पानी से बिजली बनाते हैं, उन सब चीज़ों के लिए बात की गई। ठीक है, पर पहला प्राथमिकता क्या दी गई, पीने वाले पानी के लिए पेयजल को दी गई। इसमें पहली बार जल संसाधन विकास और प्रबंधन पर सरकार के साथ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की गई। मतलब अगर सरकार के साथ, ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ वर्क करे, उसमें जो सामुदायिक स्तर पर या फिर ग्रामीण स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो भी लोग हैं उसकी भी, उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित करने की इसमें बात की गई। साथ साथ दोस्तों इसमें कहा गया कि पहली बार जल परियोजनाओं का निर्माण को लेकर परियोजना पूरी तरह से मानव जीवन पर पड़ने वाले असर का मूल्यांकन करने की बात की गई। जो भी मतलब जन से लेकर कोई परियोजना लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव के जीवन पर क्या इसका असर पड़ने वाला है। दोस्तों इसका एग्जांपल अगर लेके चलोगे तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चल रहा था, उसमें जो नर्मदा का बांध बनाया जा रहा था, ठीक है, उस बांध के कारण क्या लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जल से रिलेटेड वो भी एक परियोजना थी, जिसके तहत सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मानव के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो इस तरह से कुछ कार्य इसमें किए गए। आगे देखोगे दोस्तों तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के बारे में बात करते हैं। 2004 में जो लागू किया गया नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2004, ठीक है, जिसके अंदर में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 का ड्राफ्ट जारी किया। ठीक है, साथ साथ इसके अंदर में दोस्तों अगर इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखोगे तो इसमें कहा गया संकटग्रस्त पर्यावरण संसाधनों की रक्षा करना, संरक्षण करना, पर्यावरण संसाधनों पर सभी विशेषकर गरीबों के समान अधिकारों को सुनिश्चित करना, पर्यावरण के न्योचित उपयोग सुनिश्चित करना ताकि वर्तमान समय के साथ साथ भावी पीढ़ियों को भी आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सके, आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों का निर्माण तथा पर्यावरण संदर्भों को ध्यान में रखना।
ठीक है, मतलब किस तरह से पर्यावरण की बचाव की जा सके, आर्थिक नीतियों को, सामाजिक नीतियों को उद्देश्य में रखकर करना। संसाधनों के प्रबंधन, जूलेपन, उत्तरदायित्व को, भागीदारी को समझना, मतलब शामिल करना, मूल्य को जानना, मतलब किस तरह का क्या चीज़ें हैं, क्या उद्देश्य है, उस सबको समझना, फिर उसके ऊपर कार्य करना, मेन इसमें मोटिव ये रखा गया दोस्तों। आगे देखोगे तो इसके अंदर में ये भी बताया गया राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के अनुसार कि मानव का क्या रोल हो सकता है पर्यावरण को लेकर। तो इसमें कहा गया प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मैं हूं तो मैं अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा हूं तो मुझे गंदा हवा मिलना चाहिए, मुझे गंदा पानी मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। इसमें केंद्र स्तर पर यह कहा गया कि प्रत्येक मानव को स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है, सभी को एक अच्छा पर्यावरण मिलना चाहिए, सभी का ये अधिकार है। सतत विकास के बिंदु पर जोर दिया गया। सतत विकास होता है क्या दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत सारी लेसन में समझा चुका हूँ, लेसन में आ चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पीछे की वीडियोस को देखें, आपको समझ में आएगा। सतत विकास मतलब टिकाऊ विकास, लंबे समय तक। सतत मतलब टिकाऊ, जो लंबे समय तक चले, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए हो। ठीक है, आज जो मैं यूज कर रहा हूँ कल मेरा बेटा भी यूज करे, उसका बेटा यूज करे, उसका बेटा भी यूज करे, इस तरह का सतत विकास इसे हम कहते हैं। समझ में आता है दोस्तों। आगे देखोगे तो इसमें कहा गया विकास के लिए अधिकार की प्राप्ति पर्यावरण जरूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। प्रदूषण करता पर्यावरण हानि क्षतिपूर्ति का नियम पालन करना। ठीक है, कोई भी अगर प्रदूषण फैला रहा है तो उसके लिए उसको नियम को, हमारे पर्यावरण नियम को लागू करे, फॉलो करे, माने, इसके बारे में भी बात की गई। साथ साथ दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं वन अधिकार नियम 2006, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, इसकी अगर आप बात करोगे तो वन अधिकार अधिनियम 2006 वन संबंधित नियमों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो 18 दिसंबर 2006 को पास हुआ। ठीक है, ये 18 दिसंबर 2006 तक इसको पास कर दिया गया था। साथ साथ दोस्तों ये जंगल में रह रहे लोगों को, जो जनजाति होती है, ठीक है, आदिवासी होती है, अनुसूचित जनजाति होती है, उनको अधिकार प्रदान करता है कि वो जंगलों को संरक्षण करें, उन जंगलों को बचाए, उनका भरण पोषण। क्योंकि दोस्तों आपको बहुत सारी भारत के अंदर में ऐसी प्रजातियां हैं, जातियां हैं, ठीक है, जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, जो जंगलों में रहती है और जंगलों पर ही उनका जीवन का आधार है। ठीक है, जंगलों का संरक्षण करती है। ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। तो इसके अंदर में कुछ प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई जो इस प्रकार से थी दोस्तों। ये जंगल में निवास करने वाले अपनी आजीविका पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब उनके अनुसूचित जाति को रक्षा करना, ये इसमें कहा गया। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनको 4 प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें जंगल में रहने वाले लोगों को जनजातीय तथा उपयोग की जा रही भूमि का अधिकार प्रदान किया गया। मतलब जंगल में रह सकते हैं, उनके द्वारा उपयोग की भूमि का अधिकार प्रदान किया गया कि वो अपनी भूमि का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वो कभी भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाते, जंगल की रक्षा के लिए कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, जंगल के लिए ही कार्य करते हैं। इस कारण से उन्हें पशु चराने तथा जल संसाधनों का उपयोग का अधिकार दिया गया। विस्थापन की स्थिति में उनको पुनर्स्थापना। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति, कोई परिवार, समुदाय एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो जाता है जंगल छोड़कर, तो उसको दोबारा से रिस्टैब्लिश करवाने का भी वो इंतजाम किया जाने लगा। इसके अंदर में बात की गई। साथ साथ जंगल प्रबंधन, स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित की गई। जंगल प्रबंधन है जो, उसका स्थानीय भागीदारी क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात की गई। तो इस तरह से दोस्तों ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा। ठीक है, लास्ट में एक पॉइंट आ जाता है पर्यावरण संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका। दोस्तों न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट कह लो या फिर कोई भी कोर्ट ले लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी भूमिका रहती है जुडिशरी स्तर पर। ठीक है, जजमेंट के स्तर पर, क्योंकि अक्सर हमारा जो कोर्ट होता है, चाहे उच्च कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, जिला स्तर का कोर्ट हो, सभी के अंदर में क्या होता है कि अगर पर्यावरण को लेकर कहीं भी कुछ भी चीज़ होता है तो वो अपने आप ही एक्शन लेते हैं। ठीक है, अपने आप ही उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, अपनी टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद सरकारों को डांटना, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी है उसको फटकार लगाना। ठीक है, दिल्ली में अक्सर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कभी जो दिल्ली डिपार्टमेंट है, दिल्ली के जो प्रदूषण विभाग है, उनको बुलाकर डांटना, कचरे के निपटारे को लेकर ही करना। तो अलग अलग तरह के बार ना, अलग अलग कई बार, मतलब अलग अलग टाइमों पे ये देखने के लिए मिला है कि खुद ही वो अपने आप एक्शन लेते हैं। और आजकल जनहित मुकदमे, PIL जिसे हम कहते हैं, उसके लिए भी लोग डालते हैं, PIL डालते हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन लेता है। ठीक है, तो इस तरह की सुप्रीम कोर्ट भी पर्यावरण को लेकर जागरूक है और उसके लिए भागीदारी दिखाता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें आती है माफ़ कीजिएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें इसके अंदर में आ जाती है, इस चैप्टर के अंदर में दोस्तों। तो ये चैप्टर कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट करके। ठीक है, इसको हमने 2 पार्ट में किया। पहला पार्ट मैं आपको पहले ही रिकैप में समझा चुका हूँ, सेकंड पार्ट ये वाला हो गया। लास्ट चैप्टर इस बुक का रह जाता है। ठीक है, जिसके अंदर में हम आंदोलनों के बारे में बात करेंगे, जो पर्यावरण संबंधित आंदोलन हुए थे उसके बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को, वो भी चैप्टर को देखिए। और जो भी चैप्टर्स पीछे छूट गए हैं आपके, अगर कोई चैप्टर छूट गया तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे एक एक चैप्टर्स देखिए, अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, और अच्छे से समझ में आए तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे आपको। और साथ साथ दोस्तों आप हमारे फेसबुक जो चैनल है, फेसबुक हमारा जो आईडी है, उस पर जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। दी इंग्लिश नाम के नाम से हमारी आईडी है। टेलीग्राम पे अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसकी आईडी हमारी दी ई नब के नाम से है। ठीक है, टेलीग्राम के ग्रुप में हम जुड़ सकते हैं। साथ साथ व्हाट्सएप पे भी कमेंट करके जुड़ सकते हैं। और दोस्तों
आप हमें ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दी इंग्लिश नब के नाम से हमारी आईडी है, दी इनब के नाम से, सॉरी। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई दोस्त है, फ्रेंड है, ठीक है, कोई भी कलीग है जो आपके साथ पढ़ रहा है, उसके पास अगर सोर्स नहीं है या फिर किसी तरह से प्रॉब्लम है, ठीक है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो आप हमें बता सकते हैं, आप उन्हें हमारे लिंक शेयर कर सकते हैं, ठीक है, हमारी वीडियो की तरह उन्हें हेल्प मिलेगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।